नमस्कार, एक बार फिर से आपका द योग चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वह है षटकर्म। पिछले क्लास में हमने षटकर्म के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को जाना था। किन किन ग्रंथों में षटकर्म को पाया जाता है उनके बारे में बात की थी। आज हम उन्हीं में से एक ग्रंथ हठ योग प्रतिपिका HYP के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट में है, तो आज इसका हम पार्ट 1 आपके सामने लेके आए हैं। आइए चलते हैं, आज के इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये वीडियो हठ योग प्रतिपिका में षटकर्म के बारे में बात करता है। षटकर्म किन को करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए इसके बारे में बताएगा। हम जो 3 षटकर्म के बारे में आज डिस्कशन करेंगे पार्ट 1 में, वह है धौती, बस्ती और नीति, और इनके द्वारा जो भी बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रतिपिका बताए गए हैं उसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में हमारा फेवरेट Q&A सेशन, जिसमें हम पूरे सेशन को रिवाइज करेंगे थ्रू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आइए चलते हैं, एक जनरल इंट्रोडक्शन षटकर्म का लेते हैं जो कि हठ योग प्रतिपिका में बताया गया है। षटकर्म, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी जाना था, 2 शब्दों से मिलकर बना है, षट और कर्म। षट मीन्स 6, कर्म मीन्स क्रिया। यहाँ किन क्रियाओं की बात हुई है? यहाँ शोधन क्रियाओं की बात हो रही है। तो 6 शोधन क्रियाओं का समूह, ग्रुप ऑफ 6 क्लिनजिंग प्रैक्टिसेस, इज नोन एज षटकर्म। हठ योग प्रतिपिका जो कि स्वामी स्वात्माराम जी द्वारा कृत है, उसमें 6 षटकर्म यानी जो षटकर्मों का वर्णन बताया गया है वह दूसरे अध्याय में 22वें चैप्टर में बताया गया है। इस प्रकार है: धौति, बस्ति तथा नीति, त्राटकम, नौलिकम तथा कपालभाति च एतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। उन्होंने 6 कर्मों का, षटकर्मों का वर्णन किया है। वह है धौति, बस्ती, नीति, त्राटक, नौली और कपालभाति। आपको इसी ऑर्डर में इसको ध्यान में रखना है। आज हम धौति, बस्ती, नीति, इन 3 षटकर्मों को डिस्कस करेंगे। इन 3 क्लिनजिंग प्रैक्टिसेस को डिस्कस करेंगे। इसकी विधि क्या है, क्या टेक्निक अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रतिपिका स्वामी स्वात्माराम जी ने बताई है, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स इसके टेक्स्ट में दिए गए हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन पहला क्वेश्चन आता है, हु शुड एंड हु शुड नॉट प्रैक्टिस षटकर्म। बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बार आपके वाइवा में या फिर आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि षटकर्म का अभ्यास किनको करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए। स्वामी स्वात्माराम जी ने जब दूसरे अध्याय के 22वें चैप्टर में षटकर्म का वर्णन दिया, तो उससे पहले का जो श्लोक है वह यही बताता है कि किसको षटकर्म करना है और किसको नहीं करना चाहिए। तो चैप्टर 2 श्लोक नंबर 21। अब ये जो श्लोक वहां पे दिया गया है उसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही संधि होके श्लोक बना है। अभी हम इसको थोड़ा संधि विच्छेद करते हैं। जब हम इसको संधि विच्छेद करते हैं तो हम हर एक शब्द का मतलब आराम से जान पाएंगे। जैसे मेद का मतलब है फैट, श्लेष्म का मतलब है म्यूकस, अधिक मीन्स एक्सेसिव। यहाँ पूर्वम बोला है, पूर्वम यहाँ पे बिफोर को बोलते हैं पूर्व, और यहाँ पे किसके पहले षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए, तो प्राणायाम को यहाँ पे डिनोट किया गया है, रेफर किया गया है। षट मीन्स 6, कर्माणी मीन्स क्लिनजिंग प्रैक्टिसेस जो कि हमारे शोधन क्रियाएं हैं षटकर्माणी। समाचरित मीन्स इन्हीं को प्रैक्टिस करना है। अन्यस्तु न आचरित मीन्स अदर्स डोंट प्रैक्टिस। तानी मीन्स होम, दोषाणाम जिनके दोषास संभावतः बैलेंस्ड है। यहाँ पे क्लियरली अगर आप हर एक शब्द का मीनिंग आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, तो आप देखेंगे फैट एंड म्यूकस जिसके पास एक्सेसिव है वो प्राणायाम करने से पहले इन 6 क्रियाओं का जो है प्रैक्टिस करें और
किनको नहीं करना, जिनके दोषास बैलेंस्ड है। अगर इसको हम 1 या 2 लाइनों में समझना चाहें तो नीचे वो मेंशन्ड है। किनको करना है? व्हेन फैट एंड म्यूकस इज एक्सेसिव, तब आपको षटकर्म करना चाहिए बिफोर प्राणायाम। तो क्लियरली मेंशन है, षटकर्म सभी को नहीं करना। किनको करना है? जिनका फैट और म्यूकस एक्सेसिव में है, यानी ज्यादा है। अब ये भी पता है कि किनको नहीं करना, जिनके सभी दोषास जो वात पित्त कफ हैं वो बैलेंस स्टेट में है। तो वाइवा में आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा या क्वेश्चन पेपर में आपसे इसी तरीके से सवाल आएगा कि किनको षटकर्म का अभ्यास नहीं करना, कौन षटकर्म का अभ्यास नहीं कर सकता या करना चाहिए, और किनको करना चाहिए। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे किसको अब किस तरीके से आपको आंसर करना है। अगले हम कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, यानी अब धोती के बारे में पढ़ेंगे। जब हमारा क्वेश्चन होता है व्हाट इज धोती, तो यहाँ पे स्वात्मा राम जी बताते हैं अथ धोती ही, वो बताते हैं नाउ। अब हम धोती क्रिया के बारे में पढ़ेंगे और एक खूबसूरत श्लोक आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है जो कि 2nd चैप्टर के 24 नंबर श्लोक को हम दिखा रहे हैं आपके सामने। अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें संधि विच्छेद यानी डिकोड करना पड़ेगा। तो इसको भी डिकोड करते हैं। लेट्स डिकोड दिस ऑल्सो। तो जब हम इसको डिकोड करते हैं तो यहाँ पे आप हर एक शब्द का मतलब हम समझ पाएंगे। अथ धोती मीन्स नाव धोती क्रिया। चतु अंगुल विस्तारम यानी 4 फिंगर्स वाइड। हस्त पंचदश आयतम यानी हैंड 15 लेंथी। अब यहाँ पे धोती की बात हो रही है और धोती के साइज के बारे में बताया जा रहा है कि धोती का साइज कैसा होना चाहिए। गुरु उपदिष्ट मार्गेण, गुरु के उपदिष्ट मार्गेण मीन गुरु जैसा इंस्ट्रक्ट करे। सिक्तम वेट, वस्त्रम क्लोथ। यहाँ पे वस्त्र धोती का वर्णन है, वो यहाँ से पता चलता है कि हठ योग प्रतिपिका में वस्त्र धोती के बारे में बताया गया है। और वो वस्त्र कैसा होना चाहिए? वेट होना चाहिए। शनि ग्रसेत, शनि मीन्स स्लो, ग्रसेत मीन्स स्वेलो करना। तो धीरे धीरे आपको उसको स्वेलो करना है। पहले उसका साइज बताया, चतु अंगुल विस्तारम। वो जो वस्त्र है, जो गीला वस्त्र है जो हम यूज कर रहे हैं, वो 4 उंगल विस्तार मीन्स वाइड होना चाहिए, यानी उसकी ब्रेड्थ दे रखी है, विड्थ दे रखी है, और 15 हाथ लंबा, और यहाँ पे उसकी लेंथ दे रखी है। तो लेंथ और ब्रेड्थ से उसका एरिया आपको पता चल जाएगा। वो क्लोथ को वेट करना है, धीरे धीरे आपको स्वेलो करना है, गुरु के इंस्ट्रक्शन के जैसे, जैसा गुरु बता रहा है वैसे ही करना है। एंड देन पुनः प्रत्याहारित, पुनः प्रत्याहरित मीन्स देन टेकन आउट। पहले आपने धीरे धीरे अंदर उसको किया और फिर उसको बाहर निकाला। च एतत् उदितम एंड दिस नोन एज धोती क्रिया, धोती कर्म तत्। तो इसी को धोती क्रिया कहा गया है। अब इसको अगर हम 1 या 2 लाइन में समझे, अ स्ट्रिप ऑफ वेट क्लोथ 4 फिंगर्स वाइड एंड 15 हैंड्स इन लेंथ, 15 हाथ लंबा, स्लोली स्वेलोड एंड देन टेकन आउट। धीरे धीरे आपने उसको स्वेलो किया, ग्रसित, एंड देन टेकन आउट, पुनः प्रत्याहरित, एज इंस्ट्रक्टेड बाय गुरु, गुरु उपदिष्ट मार्गेण। दिस इज नोन एज धोती। तो ये धोती की क्रिया बताई गई है, धोती कर्म बताया गया है। अब हमने धोती के प्रोसेस को समझा, टेक्निक को समझा, धोती के साइज को समझा, धोती कैसे करनी है, सारी चीजें समझ ली है। लेकिन धोती करने से फायदा क्या होगा? तो आपने जैसे पढ़ा था पहले कि हम षटकर्म क्यों कर रहे हैं, ताकि जो हमारा एक्सेसिव फैट है, एक्सेसिव म्यूकस है, उसको हम क्लीन कर पाए। और किस स्टेट में पहुंचना है क्लीन करने के बाद? बैलेंस स्टेट ऑफ दोषास, यानी बैलेंस स्टेट ऑफ वात पित्त एंड कफ। तो ऑफ कोर्स आपके धोती करने के बाद भी आप कोशिश करेंगे कि आपके सारे जो दोष हैं वो हट जाएं और बैलेंस स्टेट में आ जाएं, कोई एक्सेस में ना हो। तो जब हम धोती के बेनिफिट को समझते हैं, तो अगर आपने धोती कभी करी हो या धोती के प्रोसेस को समझ पा रहे हैं, तो जब हम गीला कपड़ा अपने मुंह में धीरे धीरे डाल रहे हैं, तो जब हम मुंह में डाल रहे हैं तो वो आपके
फूड पाइप से जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जीआईटी ट्रैक्ट है, तो उसमें जाते हुए पूरा आपका स्टमक में जाएगा। अब आपके जीआई जो ट्रैक है, जो रास्ता है, फूड पाइप है जो स्टमक तक जा रहा है, वो इजोफेगस जिसको बोलते हैं हम, अब वहां पे जितना भी एक्सेस म्यूकस होगा उसको वो कपड़ा गीला है तो वो पूरा उसको अपने आसपास लपेट लेगा, और आपके जो ऊपर वापस हम जब धीरे धीरे निकालेंगे तो साइड में क्या होगा, जितना भी एक्सेस म्यूकस था वो सारा बाहर आ जाएगा। अब जब म्यूकस हट जाएगा तो हम जब खांसते हैं उसको बोलते हैं कफ। तो जब हम खांसते हैं क्या होता है, बलगम आता है बाहर, वो कफ बाहर आता है, तो वो कफ हमने धोती के द्वारा बाहर निकाल लिया है। तो अब उसको बोलेंगे कि कास श्वास प्लीह कुष्ठम। इसका मतलब क्या है, जो हमने कफ रिलेटेड डिसऑर्डर थे, जो हमारे श्वास से रिलेटेड, जैसे अस्थमा है, अस्थमा में क्या होता है कि हमारे जो ये एयर पैसेज है जहां से एयर जा रही है वो नैरो हो जाती है, क्योंकि म्यूकस वहां पे एक्सेस आ जाता है और जो पाथवे है एयर का उसको स्मॉल कर देता है, नैरो कर देता है। तो जब म्यूकस हट जाएगा तो अस्थमा जैसी बीमारी भी दूर होगी। प्लीही, प्लीही यहाँ पे स्प्लीन को बोला जाता है, जो कि आपके स्टमक के साइड में एक ऑर्गन है, उसका एनलार्जमेंट होना। तो जब हम कफ को निकाल देंगे तो वो जो एनलार्जमेंट हो रहा था वो भी रिलैक्स अपनी नॉर्मल साइज में आएगा। लेप्रोसी, कुष्ठम, ये भी एक बीमारी है जो कि बैक्टीरिया से होती है। तो ये सारी बीमारियां जो हैं धीरे धीरे इनका निवारण आप धौती के अभ्यास से करेंगे। एंड लिखा है यहाँ पे कफ रोग च विंशति। कफ रोग मीन्स कफ से रिलेटेड सारे डिसऑर्डर, एक्स्ट्रा म्यूकस से जो डिसऑर्डर हुए हैं वो विंशति हैं, 20 प्रकार के हैं। यहाँ पे मेंशन किया है कि 20 प्रकार के जो कफ बढ़ने के कारण जो रोग हो जाते हैं उनका निवारण करता है धौती कर्म प्रभावेन प्रयंती एव न संशय। इसमें इन्होंने बोला है कि जो धोती कर्म है वो सारे ये जो जितने भी रोग ऊपर बताए गए इनको डिस्ट्रॉय करेगा, देर इज नो डाउट इन दैट। तो इसको जब हम थोड़ा समराइज करेंगे कि क्या हुआ धोती कर्म से, बेनिफिट कैसे, तो उसको अगले हम स्लाइड में थोड़ा समराइज करके लिख रहे हैं। कफ, अस्थमा, डिजीज ऑफ स्प्लीन, लेप्रोसी एंड 20 काइंड्स ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय एक्सेस म्यूकस, इनको हम क्या करें, डिस्ट्रॉय करें थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ और थ्रू द इफेक्ट्स ऑफ धौती कर्मा, एंड देयर इज नो डाउट इन दिस। इस प्रकार से श्लोक नंबर 25 ऑफ चैप्टर 2 उसमें मेंशन किया गया है कि धौती का किस प्रकार से बेनिफिट हमें मिलता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए तो या तो आप श्लोक को याद कर लीजिए जो कि अब मैंने टुकड़ों में आपके सामने रखा है, अदरवाइज आपको अगर बहुत ही डायरेक्टली शॉर्ट में याद करना है तो आप इसको भी इस तरीके से याद रख सकते हैं। जब हम धौती का अभ्यास कर लेते हैं तो अगला अभ्यास हमारा जो बताया गया है वह है बस्ती का। तो धौती के बाद चलते हैं बस्ती की। तो पूछते हैं व्हाट इज बस्ती, तो बोलते हैं अथ बस्ती। अथ बस्ती मीन्स नाव बस्ती। फिर से एक श्लोक लिखते हैं, उसको हमें फिर से क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। तो आइए लेट्स ब्रेक इट। जब हम बस्ती के श्लोक को ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर से ये बहुत ही सिंपल वे में हमारे सामने आ जाता है। इसमें बोलते हैं नाभि दग्न जले पायु। नाभि दग्न जले मीन्स, नाभि दग्न मीन्स नेवल डीप। जब हम बस्ती करते हैं तो बस्ती में नेवल डीप वाटर में, जले मीन्स जल, पानी में, पायु मीन्स एनस जो आपका पायु द्वार है, नयस्त नाल इंसर्ट ट्यूब, वहां से हमें क्या करना है, एक ट्यूब इंसर्ट करनी है। उत्कट आसन, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी लगाई है। तो इस तरीके से आपको नेवल डीप वाटर में बैठना है। आप नेवल डीप वाटर में बैठे और अपने पायु वाले स्थान यानी एनस के थ्रू इंसर्ट करेंगे एक ट्यूब। ये उत्कट आसन की स्थिति बताई गई है। आधार आकुंचनम, इन्होंने बोला है जो मूलाधार वाला रीजन है उसको कॉन्टैक्ट करेंगे। मूलाधार का रीजन मीन्स आपका एनस वाला पार्ट ही, उसको क्या करना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। कुरियात मीन्स करें। शालनम बस्ती कर्म तत्, इसका मतलब है शालनम मीन्स क्लीन होगा बस्ती कर्म से। तो यही बस्ती कर्म बताया गया है।
एक बार इसको अगर 2 या 3 लाइन में समझे तो उत्कट आसन में बैठकर, सिटिंग इन उत्कट आसन, नेवल डीप इन वाटर, इंसर्ट अ ट्यूब इनटू द एनस एंड कॉन्ट्रैक्ट द एनस। हमें अपनी जो ट्यूब इन्होंने बताई है नाली को, वो आपको एनस के थ्रू अंदर लानी है और कॉन्ट्रैक्ट करना है एनस को। दिस क्लिनजिंग विद वाटर, ये पानी के अंदर करें तो जल बस्ती बताई गई है। तो अगर पूछा जाए हठयोग प्रतिपिका में कौन सी बस्ती बताई गई है, तो जल बस्ती बताई गई है। दिस क्लिनजिंग विद वाटर इज कॉल्ड बस्ती कर्म, इसी को हमने बस्ती कर्म कहा है। अब हमने बस्ती कर्म के प्रोसेस को समझा कि बस्ती कर्म का क्या प्रोसेस है, क्या सेटअप है, कौन से आसन के साथ करना है, बस्ती प्रोसेस में किस पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, पानी में करना है। ये सारी बातें जब जान लेते हैं तो इसका बेनिफिट क्या है करने का, आइए उसको भी जानते हैं। तो 2 श्लोक में इसके बेनिफिट को बताया गया है, श्लोक नंबर 27 एंड 28। तो आइए जानते हैं। पहले में इन्होंने बोला गुल्म प्लीह उदरम च अपि वात पित्त कफ उद्भव। इसमें बोला गाउट डिसीजेज, प्ली मीन्स जो हमने पहले पढ़ा था एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, उदर मीन्स एब्डोमिनल, एंड ऑल्सो वात पित्त कफ। जैसे हमने पढ़ा था कि जो भी हम षटकर्म का अभ्यास करेंगे तो वात पित्त और कफ को हमें क्या करना है, हटाना है, बैलेंस करना है, एक्सेस में ना हो। उद्भव मीन्स अराइजिंग फ्रॉम, बस्ती कर्म प्रभावेन श्यन्ते सकल आमया। बस्ती कर्म के इफेक्ट से ये जो सारे ग्रुप ऑफ डिजीज हैं इनको हम एलिमिनेट करते हैं। ऐसे इसका अगले जो श्लोक में बेनिफिट बता रखा है, जब हम ये कर लेते हैं तो क्या होता है, धातु इंद्रिय अंतकरण, हमारी जो धातु हैं, इंद्रिय यानी सेंसेस हैं, अंतकरण माइंड, प्रसादम यानी वो प्यूरिफाई हो जाती हैं। प्रसाद का मतलब यहाँ पे क्या है, प्यूरिफिकेशन। दद्यात देते हैं, प्रोवाइड करता है ये जलबस्ती कर्म। च कांति दहन प्रदीप्तम, कांति मतलब होता है चमक, शाइन, ग्लो। तुम्हारी बॉडी में क्या आएगा, ग्लो आएगा जब ये सारी चीजें प्यूरिफाई हो जाएंगी। उसके बाद दहन प्रदीप्तम, दहन मीन्स आपका जो डाइजेस्टिफायर है, प्रदीप्त मीन्स इंक्रीज होना, उसमें इंक्रीज आपको मिलेगा, यानी आपका भूख बढ़ जाएगा, एपिटाइट इंक्रीज हो जाएगी। अशेष दोष उपचयम निहन्यात, इसका मतलब क्या, अशेष, अशेष मीन्स जो शेष भी ना हो, अशेष मीन्स कुछ भी नहीं बचा, यानी कंप्लीटली जो सारे दोष हैं, कौन से, वात पित्त कफ, उपचयम यानी ये जो एक्सेस में थे इकट्ठे करके इनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। निहन्यात मीन्स डिस्ट्रॉयड। अभ्यस्य मानम, इन्होंने बताया रेगुलर प्रैक्टिस, जब हम जल बस्ती कर्म की करते हैं, जल बस्ती कर्म, तो क्या होता है, जो हमारी धातु हैं, जो हमारे सेंसेस हैं, हमारी माइंड है, ये प्यूरिफाई होंगी, हमारी बॉडी में ग्लो आएगा, हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है यानी भूख हमारी बढ़ जाएगी, और जितने भी दोष थे, जितने भी एक्सेस वात पित्त कफ थे, वो सारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे रेगुलर विद रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ जल बस्ती कर्म। तो आइए इसको भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रतिपिका सेकेंड चैप्टर 27 नंबर श्लोक एंड 28, पहले में बताया गया जो एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, और जितने भी तरीके के डिजीज थे जो कि वात पित्त कफ से उद्भव हो रहे थे, अराइज हो रहे थे, उनको क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ बस्ती। और उसके बाद क्या होता है, जब एलिमिनेट हो जाता है तो आपका जो एपिटाइट है वो इंक्रीज होगा, बॉडी में ग्लो होगा, सारे एक्सेस दोषास डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और आपकी धातु, सेंसेस और माइंड प्यूरिफाई हो जाएंगे। तो एक समराइज आपको बेनिफिट मिलता है ये बस्ती का। अगला जो हमारा है वह विषय है नीति। तो आइए चलते हैं, अथ नीति ही। जब हम नीति की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले ही वर्ड से पता चल रहा है सूत्रम, यानी सूत्र नीति के बारे में बताया गया है। और श्लोक को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, लेट सिंप्लीफाई इट। जिस तरीके से हमने अभी तक किया है, सारे श्लोक को अलग अलग संधि विच्छेद करके हम पढ़ रहे हैं। तो ये बोलते हैं सूत्रम वितस्ति,
सुस्निग्धम, यहाँ बोला सूत्रम यानी एक थ्रेड होगा जो कि वीतस्ती मीन्स 1 हैंड स्पैन, एक हाथ के बराबर। सॉफ्ट, सुस्निग्धम मीन्स सॉफ्ट होगा। नासा नाले प्रवेशेत, नासा नाले मीन्स नॉस्ट्रिल से, जो आपके नासिका की नालियां हैं, नॉस्ट्रिल है, उधर से उसको प्रवेश कराना है, एंटर कराना है। मुखात निर्गमयेत यानी मुख से बाहर की ओर निकालना है। च एषा नीति ही, यही नीति है। सिद्धे निगद्यत, जो कि सिद्धों के द्वारा बताई गई है। तो इसको अगर 2 या 3 लाइन में समझे, इंसर्ट अ सॉफ्ट थ्रेड थ्रू द नोज टू द लेंथ ऑफ 1 हैंड स्पैन so that it comes out of the mouth। इतना लंबा होना चाहिए कि आपने नोज से डाला तो वो आप माउथ से उसको आराम से निकाल पाए। एक हाथ लंबा बताया है इन्होंने, और सॉफ्ट होना चाहिए थ्रेड। इसी को नीति बताया गया है सिद्धों के द्वारा। अब हमने नीति के प्रोसेस को जाना। नीति में थ्रेड कितना लंबा होना चाहिए, जो सूत्र है कितना लंबा होना चाहिए, सूत्र सॉफ्ट होना चाहिए, कहाँ से डालना है कहाँ से निकालना है। अभी तक जितनी भी क्रियाएं हमने पढ़ी हैं, जितनी भी शोधन क्रियाओं को जाना है, धोती में भी हम मुंह से डाल के मुंह से ही निकाल रहे थे, बस्ती में हम एनएस के थ्रू नली को डाल रहे थे, और इसमें हम अपने नासिका के द्वारा, नासिका द्वार से थ्रेड को डाल रहे हैं और माउथ से निकाल रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोसेस क्या है हर एक शोधन क्रिया में और उसका बेनिफिट। तो आइए नीति के भी बेनिफिट को जानते हैं। जब नीति के बेनिफिट की बात करते हैं तो लिखते हैं कपाल शोधनी च एव दिव्य दृष्टि प्रदायनी। कपाल मीन्स आपका फ्रंटल पार्ट ऑफ हेड, शोधनी मीन्स आपका क्लिंज होना, च मीन्स एंड, एव मीन्स डेफिनेटली, दिव्य दृष्टि प्रदायनी यानी क्लियर विजन आपको प्रोवाइड करती है नीति। जत्रु ऊर्ध्व जात रोगोद्य रोगम, जत्रु मीन्स होता है आपका शोल्डर, जो शोल्डर से ऊर्ध्व मीन्स ऊपर वाला जो पार्ट है, वहां पे जितने भी प्रकार के रोग होते हैं उनका क्या करता है, जितने भी प्रकार के रोग है, नीति आशु निहंती च, उसको उतनी ही जल्दी, जितनी जल्दी वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं वैसे ही उसको डिस्ट्रॉय करता है। वो कौन करता है, नीति, लिखा है नीति आशु निहंती च। तो नीति क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा जितने भी ग्रुप ऑफ डिजीज आपके शोल्डर से ऊपर यानी थ्रोट से ऊपर जितने भी आपके डिजीज वहां पे मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो आइए इसके बेनिफिट्स को फिर से थोड़ा समराइज करते हैं। अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रतिपिका चैप्टर 2 श्लोक नंबर 30, वहां बताते हैं 3 प्रकार के बेनिफिट। क्लिनजिंग द क्रेनियम यानी कपाल शोधनम, कपाल शोधनी। सेकेंड इज दिव्य दृष्टि प्रदायनी, एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रॉय ऑल डिजीज विच मैनिफेस्ट अबव द थ्रोट, अबव द शोल्डर। दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग नीति। इस प्रकार से हमने अभी तक अपने तीनों कर्मों को, जो हमने पहले 3 धोती बस्ती नीति को लिया था शोधन क्रियाओं को, उनको जाना, उनकी विधि को जाना, उनके बेनिफिट को जाना। अब आइए हमारे बहुत ही बेहतरीन Q&A सेशन से एक बार पूरे सेशन को जल्दी से रिवाइज करते हैं और जानते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले यही कि हमने इस पार्ट 1 में ये पहले 3 धोती के अंदर वस्त्र धोती का वर्णन जो मिला है, बस्ती के अंदर जो जल बस्ती का वर्णन मिला है, और नीति के अंदर जो सूत्र नीति का वर्णन मिला है, इस प्रकार से हमने अभी जाना है। पार्ट 2 में हम ऑफकोर्स इसके बाकी 3 जो शोधन क्रियाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए Q&A सेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। गेट रेडी फॉर इट। पहला प्रश्न आपके सामने, हु शुड प्रैक्टिस षटकर्म। हमने जाना था कि षटकर्म किन को प्रैक्टिस करना चाहिए, जिनके पास एक्सेस फैट है, एक्सेस म्यूकस है, मेद श्लेष्म अधिकः, ये इस तरीके से मेंशन है। तो इसका आंसर बोलेंगे पीपल हु हैव एक्सेस फैट एंड म्यूकस।
सेकंड क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज द साइज ऑफ धोती मेंशन इन हठयोग प्रतिपिका। इसका आंसर साथ में आ गया है, चतु अंगुल विस्तारम हस्त पंचदश आयतम। अगर आपको इस तरीके से याद नहीं है तो आप ये बोल सकते हैं कि 4 उंगल चौड़ा और 15 हाथ लंबा। इस तरीके से धोती का साइज मेंशन है हठयोग प्रतिपिका में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेम ऑल द षटकर्मास अकॉर्डिंग टू हठयोग प्रतिपिका। ये हमने लास्ट सेशन में भी क्वेश्चन लिया था, तो आपको फिर से ऑर्डर वाइज धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, कपालभाति से पहले नौली, उसके बाद कपालभाति। तो आपको ये ऑर्डर से ही याद करना है, ठीक है। कोशिश करें, अगर श्लोक याद हो तो बहुत अच्छा है। विच आसन इज रिकमेंडेड टू परफॉर्म बस्ती इन हठयोग प्रतिपिका। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस्ती का जब हम प्रोसीजर याद करते हैं तो उसमें याद आता है कि हमें एक आसन बताया गया था, उस आसन का नाम क्या है? उत्कटासन। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है हु शुड नॉट प्रैक्टिस षटकर्म। षटकर्म प्रैक्टिस करना है किनको और किनको नहीं करना चाहिए, दोनों बताए गए थे। तो जिनके दोषास बैलेंस हैं, बहुत अच्छे, जिनके सभी दोषास बैलेंस हैं उनको षटकर्म करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। नेम एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ नीति एज पर हठयोग प्रतिपिका। 3 बेनिफिट्स कौन से हैं हठयोग प्रतिपिका में नीति के? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 ही बेनिफिट हैं, हाँ 3 ही बेनिफिट बताए गए हैं नीति के। पहला था कपाल शोधनम, दूसरा था दिव्य दृष्टि प्रदायनी, और तीसरा था जितना भी जत्रु से ऊपर के डिजीज हैं जो मैनिफेस्ट होते हैं उनका डिस्ट्रॉय करना। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कपाल शोधनम, दिव्य दृष्टि प्रदायनी एंड डिस्ट्रॉय ऑल डिजीजेस अबाउ थ्रोट। अगला प्रश्न है हु इज ऑथर ऑफ हठयोग प्रतिपिका। ये भी लास्ट क्लास में था, बहुत अच्छे। बताइए। स्वामी स्वात्माराम जी। वेरी गुड, आपको याद होना चाहिए। हाउ मैनी धोतीज आर मेंशन्ड इन हठयोग प्रतिपिका। एक की धोती बताइए, बहुत अच्छे, वस्त्र धोती बताई गई है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बस्ती एज पर हठयोग प्रतिपिका। बस्ती का बेनिफिट क्या बताया गया है? जब हम बस्ती का अभ्यास करते हैं तो बस्ती में क्या होता है, जितने भी हमारे जो स्प्लीन, हमारे जो ग्लैंड्स का एनलार्जमेंट था वो एलिमिनेट होता है। साथ ही साथ जितने भी एक्सेस वात, पित्त, कफ है उसको डिस्ट्रॉय करता है। और इसको डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या होता है, आपकी बॉडी में कांति आती है, आपके धातु, आपका माइंड, आपके सेंसेस प्यूरिफाई हो जाते हैं। और एक और चीज बताई गई थी, आपकी डाइजेस्टिव फायर बढ़ जाती है। जितने भी डिजीज हैं जो इससे त्रिदोष जो हैं वो तीनों दोष कंसेप्ट उसका चला जाता है, यानी हमारी बॉडी बैलेंस स्टेट में आ जाएगी। ये पहले सूत्र में दो इसमें श्लोक बताए गए, तो दोनों श्लोकों का आप इसमें बता सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कफ डिसऑर्डर्स आर एलिमिनेटेड बाय धोती। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक बताया था कि कितने हैं टोटल कफ डिसऑर्डर्स जिनको एलिमिनेट करता है धोती। यस 20, बहुत अच्छे, काफी लोगों को याद है। तो 20 इसका आंसर स्पेसिफाई किया, लेकिन 20 कफ डिसऑर्डर्स को बताया नहीं गया है। लेकिन जब आप चरक संहिता पढ़ते हैं तो उसमें वो 20 कफ डिसऑर्डर्स का नाम आपको मिल जाएगा, आयुर्वेद की चरक संहिता। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सूत्र नीति एज पर हठयोग प्रतिपिका। तो सूत्र नीति किस प्रकार से बताई गई है हठयोग प्रतिपिका में? सूत्र नीति, हाँ, कितनी लंबी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। हाँ, सूत्र नीति बताई गई है सॉफ्ट होनी चाहिए, और दूसरा एक और बताया था 1 हाथ लंबी, 1 हैंड स्पैन। तो आपको ये लिखना है सॉफ्ट थ्रेड एंड 1 हैंड स्पैन। बहुत अच्छे। इन विच प्रैक्टिस गुरुज इंस्ट्रक्शन इज एडवाइज एज पर हठयोग प्रतिपिका। कौन सी प्रैक्टिस में गुरु का इंस्ट्रक्शन बताया गया था? वस्त्र धोती, धोती के अंदर। आप बता सकते हैं धोती के अंदर, वस्त्र धोती के अंदर बताया था कि गुरु की इंस्ट्रक्शन के जैसे ही आपको परफॉर्म करना है। What should be the water level prescribed in बस्ती as per हठयोग प्रतिपिका? नाभि दग्न यानी
नाभि तक नेवल डीप वाटर बताया गया था, बहुत अच्छे। बाय विच प्रैक्टिस या प्रैक्टिसेस डिजीज ऑफ द स्प्लीन, जो एनलार्जमेंट बताया था, कैन बी क्योर्ड एज पर द हठ योग प्रतिपिका। ये दो प्रैक्टिसेस बताई गई हैं, दो शोधन क्रियाएं बताई गई हैं जिनसे स्प्लीन के बारे में बताया था। प्ली पहली थी धौती, दूसरी थी बस्ती। अगला प्रश्न है प्रोसेस ऑफ नेति मेंशन्ड इन हठ योग प्रतिपिका। नीति का क्या प्रोसेस था? नीति में हमने सूत्र नीति थी। सूत्र नीति का बता रखा है कि सबसे पहले आपका सॉफ्ट थ्रेड हो, वन हैंड स्पैन हो, उसको हम नोज से डालेंगे और माउथ से निकालेंगे। यही सिद्धू ने नीति का प्रोसेस बताया। यहाँ पे आप बता सकते हो जो हमने अभी आपसे डिस्कस किया। विच पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी कॉन्ट्रैक्टेड वाइल प्रैक्टिसिंग बस्ती। यहाँ पे पूछा गया कौन सा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना है। एनस, उसको क्या बोला उन्होंने? आधार, मूलाधार बेसिकली। बेनिफिट्स ऑफ धोती एज पर हठ योग प्रतिपिका। हठ योग प्रतिपिका के अनुसार धोती के क्या क्या बेनिफिट्स बताए गए हैं। तो जब हम धोती का अभ्यास करते हैं तो धोती से क्या हो रहा है, हम मुंह में हम कपड़े को डाल रहे हैं तो जितना भी एक्सेस म्यूकस था वो बाहर निकाल लेगा, वो उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स दूर होंगे। कफ हो गया, अस्थमा हो गया, उसके अलावा इस तरीके के डिसऑर्डर्स हमने पढ़े थे, 20 तरीके के एक्सेस म्यूकस डिसऑर्डर्स हमने, डिजीज ऑफ स्प्लीन, ये सारी चीजें रिमूव करेगा वो। प्रोसेस ऑफ बस्ती एज पर हठ योग प्रतिपिका, किस तरीके का प्रोसेस बताया है बस्ती का? बस्ती में पहले आपको नेवल डीप वाटर में बैठना है, उत्कट आसन में बैठना है, और फिर एक ट्यूब को इंसर्ट करना है एनस से, और जब ट्यूब इंसर्ट कर ली तो एनस को कॉन्टैक्ट करना है और वही वाटर से वो क्लीन हो जाएगी। तो ये प्रोसेस बताया गया बस्ती का। तो आप पूरा प्रोसेस बताएंगे। सिटिंग इन उत्कट आसन, नेवल डीप इन वाटर, इंसर्ट अ ट्यूब इनटू द एनस एंड कॉन्टैक्ट द एनस, दिस क्लींजिंग विद वाटर इज कॉल्ड बस्ती कर्मा। तो इस तरीके से आज के हमने विषय की अच्छे से जानकारी आपको साझा की, और हो सकता है कुछ अगर कमी भी रही हो तो उसको हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे पूर्ण करते जाएं। वैसे हमने कोशिश की है कि हर एक जानकारी आपको बहुत ही विस्तृत रूप में और बहुत ही आसान भाषा में, जैसे हमने श्लोक को किस तरीके से तोड़ा ताकि आप श्लोक को पढ़ के डरे ना। हम जनरली क्या करते हैं, श्लोक को पढ़ के थोड़ा सा डरने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे उसको जब आप तोड़ के पढ़ेंगे तो आप उसका मतलब समझ पाएंगे। जो हम हिंदी में बोल रहे हैं वही वहाँ पे संस्कृत में लिखा है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि ये बोले प्रैक्टिकल में आपसे पूछेंगे, आप थ्योरी भी के एग्जाम्स के लिए भी इस सारे प्रोसेस से तैयार कर सकते हैं। इसमें जिस तरीके से बताया कि प्रोसेस ऑफ बस्ती क्या है, तो आपको प्रोसेस श्लोक लिखा, उसका मीनिंग लिखा और उसके बाद उसका बेनिफिट लिखा। इस तरीके से आप बस्ती का पूरा प्रोसेस बता सकते हैं हठ योग प्रतिपिका में। बेनिफिट्स आपको बहुत अच्छे से तैयार हो गए होंगे। तो धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए कि आप इसको एक शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार कर पाएं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।